नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका जैसा कि हम सभी जानते हैं, शासन या सरकार के 3 अंग होते हैं। शासन या सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मोटे तौर पर दुनिया में 3 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। संसदात्मक, अध्यक्षात्मक और बहुल कार्यपालिका। संसदात्मक कार्यपालिका का उदाहरण है ब्रिटेन। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का उदाहरण है यूएसए और बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है स्विट्जरलैंड। बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है स्विट्जरलैंड। भारत के अंदर संसदात्मक कार्यपालिका पाई जाती है और संसदात्मक प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। इसे संसदात्मक शासन प्रणाली या वेस्टमिनिस्टर मॉडल, कैबिनेट प्रणाली या उत्तरदायी शासन के रूप में भी जाना जाता है। भारत के अंदर त्रिस्तरीय व्यवस्था देखने को मिलती है। संसदात्मक के साथ साथ संघात्मक शासन प्रणाली भी पाई जाती है। जैसा कि पता है आपको, संघात्मक शासन प्रणाली में सत्ता 2 सरकार संघ और राज्यों के मध्य या संघ और उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित होती है। संघ और उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित होती है। सेम प्रतिरूप संविधान द्वारा इनके मध्य शक्तियों का विभाजन पाया जाता है और इनकी दोहरी सरकार पाई जाती है। हम बात कर रहे हैं संघीय कार्यपालिका। भारत की संघीय कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 में उल्लेखित है। किसमें? संविधान के भाग 5 के प्रथम अध्याय अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघीय कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान है। अब हमें समझना चाहिए कि भारत की संघीय कार्यपालिका बनती किन से मिलकर के है। तो भारत की संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी से मिलकर बनती है। आज के इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति भारत के अंदर संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है और संसदात्मक शासन प्रणाली की विशेषता होती है दोहरी कार्यपालिका। संसदात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या है? दोहरी कार्यपालिका। और दोहरी कार्यपालिका का मतलब है कि
दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। एक का नाम औपचारिक कार्यपालिका, जिसे नाम मात्र की कार्यपालिका भी कहा जाता है, और दूसरा है अनौपचारिक कार्यपालिका। अनौपचारिक कार्यपालिका जिसे वास्तविक कार्यपालिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक कार्यपालिका। औपचारिक या नाममात्र की कार्यपालिका शक्ति भारत में राष्ट्रपति में निहित होती है, और अनौपचारिक कार्यपालिका या वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री में निहित होती है। आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे राष्ट्रपति। संविधान का अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघीय कार्यपालिका शक्ति, संघीय कार्यपालिका शक्ति, संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघीय कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। वह स्वयं या अपने अधीनस्थों की सहायता से इस शक्ति का प्रयोग करेगा। इसे हमें अनुच्छेद 74 के साथ जोड़कर देखना चाहिए कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए, सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के तहत इन संबंधों की विस्तार से व्याख्या करेंगे हम, जिसमें हम समझ सकेंगे कि किन स्थितियों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य है या नहीं। अब प्रश्न उठता है कि हु कैन इलेक्ट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो मोटे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 57-58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का उल्लेख मिलता है। प्रथम योग्यता है भारत का नागरिक हो। प्रथम योग्यता क्या? भारत का नागरिक हो। नंबर 2, दूसरी योग्यता है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और वह लाभ का पद निर्धारण करता हो। लाभ का पद निर्धारण करता हूं। भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और लाभ का पद धारण न करता हो। भारत का राष्ट्रपति आपको पता है भारतीय गणराज्य है, और भारत का राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित होता है। अब प्रश्न उठता है कि निर्वाचन के कौन से तरीके को अपनाया गया है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? तो भारत का राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होता है? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। अब प्रश्न उठता है कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है तो उसके निर्वाचन में भाग कौन लेते हैं? जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं वह क्या कहलाता है? निर्वाचक मंडल। जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं वो क्या कहलाता है? निर्वाचक मंडल। और निर्वाचक मंडल का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 54 में मिलता है। निर्वाचक मंडल से संबंधित प्रावधान किसमें उल्लेखित है? अनुच्छेद 54 में।
भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का कौन सदस्य होता है? संसद के दोनों सदनों के ध्यान रखने की बात है, निर्वाचित सदस्य यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा या राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। नंबर 2, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी समस्त राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते। एक बात याद रखनी है कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। नंबर 3, संविधान के अंदर एक संशोधन हुआ 17वां, कब हुआ? 1992। क्या प्रावधान जोड़ा गया इसके अंदर प्रावधान जोड़ा गया कि दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी राज्यों केंद्र शासित प्रदेश हैं ये 2, इनकी विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और इसका निर्वाचन एक मंडल के द्वारा किया जाता है। मंडल में कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और 17वें संविधान संशोधन के पश्चात दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य भी इस निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब निर्वाचन की रीति क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का एक मेथड है। मेथड का नाम है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संकरणीय मत प्रणाली। यह प्रणाली कहां से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। आयरलैंड से ली गई। इस का प्रावधान कहां मिलता है? हमें संविधान के अनुच्छेद 55 में मिलता है। आगे क्या कहा गया है? अनुच्छेद 55 में बताया गया है क्या कि इसमें विधानसभा सदस्य के मत का मूल्य होता है। विधानसभा के सदस्य के मत के मूल्य का फार्मूला है। क्या है ये? राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। इसी प्रकार से एक संसद सदस्य के मत का मूल्य होता है। संसद सदस्य के मत का मूल्य क्या होता है जी? संसद सदस्य के मत का मूल्य होता है, ये जो राज्य के अलग अलग विधायकों के सदस्य का मत का मूल्य निकालते हैं, इन सारों का जोड़ यानी समस्त राज्य विधानसभा सदस्यों के मतों का योग, समस्त राज्यों के विधानसभा सदस्यों के मतों का योग, विधानसभा सदस्यों के मत का योग भाग संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। ऐसा सभी राज्यों में समरूपता और एकरूपता बनाए रखने के लिए किया गया है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए
उम्मीदवार को न्यूनतम कोटे की आवश्यकता होती है। न्यूनतम कोटा किस रूप में निकाला जाता है? न्यूनतम कोटा से आशय है न्यूनतम कोटा। न्यूनतम कोटा से आशय है कुल वैध मतों की संख्या, कुल वैध मतों की संख्या निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या +1, ये न्यूनतम कोटा है। ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद में, कुछ प्रावधान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अलग से अधिनियम पारित किया गया है 1952 में, उसके अंतर्गत मिलते हैं। कार्यकाल में 3 बातें हमें समझने की हैं कि राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल होता है, किंतु क्या होता है, वो उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहता है। पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहता है। यानी इस परिस्थिति में यदि उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं होता तो राष्ट्रपति 5 साल से ज्यादा भी रह सकता है। उससे पहले राष्ट्रपति त्यागपत्र दे सकता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। इसके अलावा एक स्थिति है महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का एकमात्र आधार जो है वो क्या है? संविधान का अतिक्रमण है। क्या है? संविधान का अतिक्रमण है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 56 में मिलता है। कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 56 में, कि राष्ट्रपति यदि संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसे पद से हटाया जा सकता। किंतु महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में मिलता है। अब हमें समझना चाहिए कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, जिसे महाभियोग की प्रक्रिया कहा जाता है। इस प्रक्रिया को हम समझें तो देखिए, महाभियोग की प्रक्रिया जैसा कि आपको पता है कि अनुच्छेद 56 के आधार पर महाभियोग कब लगता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। महाभियोग का प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। जब कभी भी प्रस्ताव लाएगा 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इस आशय की सूचना देनी होगी। प्रस्ताव जिस भी सदन में लाया जाएगा उस सदन के 1/4 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए उस प्रस्ताव को। जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है उस सदन से वह प्रस्ताव 2/3 कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित होने पर क्या होगा? 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित होने के पश्चात दूसरा सदन उस प्रस्ताव की जांच करेगा। जब दूसरा सदन महाभियोग की जांच करता है उस समय राष्ट्रपति स्वयं या
उसका प्रतिनिधि अपने बचाव के लिए उपस्थित हो सकते हैं। यदि दूसरा सदन भी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तो उसी दिन से राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद से कार्यमुक्त मान लिया जाता है। राष्ट्रपति पद से कार्यमुक्त मान लिया जाता है। यह महाभियोग की प्रक्रिया। कोई व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? जैसा कि अमेरिका में प्रावधान है कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो सकता, लेकिन भारत के अंदर इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 कहता है, अनुच्छेद 57 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता। भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाई जाती है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलवाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलवाई जाती है। यदि वह नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो शपथ दिलाएगा। वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति संविधान के परिरक्षण की शपथ लेता है। राष्ट्रपति का पद यदि आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए तो आकस्मिक रिक्ति किसे माना जाता है? त्यागपत्र, महाभियोग और मृत्यु। तो जो ही राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा उपराष्ट्रपति उस करेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यदि यह पद भी रिक्त है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उस व्यक्ति को जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है राष्ट्रपति के वेतन भत्ते मिलते हैं। राष्ट्रपति का वर्तमान में वेतन 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए है। ये राष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान है। अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।